नमस्कार, नीति पोस्ट पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। कोरोना महामारी की असामान्य परिस्थिति के बीच आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया। आखिर इस असामान्य परिस्थिति में कैसा रहा संसद का पहला दिन? आज से शुरू हुए संसद सत्र में कोरोना महामारी की छाया पूरी तरह से संसद सत्र पर दिखाई दी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले ही 25 सांसद, जिसमें 17 लोकसभा के और 8 राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। जैसा कि आपको मालूम है कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने यह पहले ही निर्णय लिया था कि इस बार संसद सत्र के शुरुआत से पहले सभी सांसद, सभी अधिकारी और कवर करने वाले सभी पत्रकारों को कोरोना टेस्ट कराना होगा और कोरोना टेस्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें संसद के सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। तो इस जांच में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी, मीनाक्षी लेखी, अनंत कुमार हेगड़े, प्रवेश वर्मा, दीपेंद्र हुड्डा, रीता बहुगुणा जोशी जैसे लगभग 25 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसमें नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल, इनकी संसद द्वारा कराई गई कोरोना टेस्ट तो पॉजिटिव आई, लेकिन उन्होंने जयपुर में जो अपना कोरोना टेस्ट कराया था उसकी रिजल्ट निगेटिव आई है। यह भी एक असामान्य परिस्थिति है। संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब लोकसभा के सांसद राज्यसभा में बैठ रहे थे और राज्यसभा के सांसद लोकसभा में बैठ रहे थे। इस बार संसद सोमवार से सत्र शुरू हुआ। इसमें 9 बजे से 1 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई चली, फिर 3 बजे से 7 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई चली। कल से यानी मंगलवार से राज्यसभा की कार्रवाई सुबह में होगी और लोकसभा की कार्रवाई शाम को 3 बजे से 7 बजे के बीच में चलेगी। इस बार कुछ सांसद लोकसभा के अंदर बैठेंगे, कुछ सांसद लोकसभा की दर्शक दीर्घा में बैठेंगे, कुछ सांसद राज्यसभा में और कुछ सांसद राज्यसभा की दर्शक दीर्घा में बैठेंगे। यानी इस तरह से सांसदों को पूरे 4 जगह पे मिला करके बिठाया जा रहा है। सोमवार को हमेशा की तरह सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को, संसद की कार्यवाही को कवर करने के लिए पहुंचे मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ कोरोना से बचाव की अपील की, बल्कि यह भी उम्मीद जताई कि भारत तिब्बत सीमा पर चीन की सेना से आमने सामने खड़ी भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने के लिए पूरा संसद, पूरा देश एक साथ खड़ा होगा, एक स्वर में बात करेगा और सीमा पर डटे भारतीय जवानों का हौसला बुलंद करेगा। 0 आवर की शुरुआत में रांची से भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय सेठ ने झारखंड में क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा बड़े पैमाने पर भोले भाले आदिवासियों के किए जा रहे धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है उसके बाद से क्रिश्चियन मिशनरियों की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पूरे प्रदेश में भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसलाकर और लालच देकर के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इन मिशनरियों द्वारा कई जो अनाथालय चलाए जा रहे हैं उसमें से बच्चों के ट्रैफिकिंग का भी मुद्दा सामने आ रहा है, जिसको लेकर के पिछली सरकार ने जांच को शुरू किया था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार आने के बाद से उस जांच की दिशा ढीली पड़ गई है। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने देश में ड्रग्स की बढ़ती समस्या के ऊपर सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। उनका कहना था कि देश के अंदर पाकिस्तान के द्वारा बड़े पैमाने पर ड्रग्स का स्मगलिंग किया जा रहा है। देश में यह ड्रग्स नेपाल एवं पंजाब के रास्ते पहुंच रहा है। उनका कहना था कि अभी के वर्तमान समय में
बॉलीवुड के अंदर भी ड्रग्स के बड़े पैमाने पर उपयोग करने की बात सामने आ रही है। उन्होंने यह मांग की कि इस तरह से, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर जो सेलिब्रिटी हैं, जो स्टार हैं, उनको युवा अपना आइडल भी मानते हैं, और अगर वह ड्रग्स में फंसते हैं तो इससे युवाओं के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए देश की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए ड्रग्स से संबंधित जो भी मामले सामने आ रहे हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। आज लोकसभा में सरकार ने 7 बिल प्रस्तुत किए तथा 2 बिल पास कराने में भी सफल रही। सबसे ज्यादा 3 बिल कृषि मंत्रालय से संबंधित थे, जिसकी घोषणा सरकार ने जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी, तब इन बिलों की, इन सुधारों की, कृषि सुधारों की सरकार ने घोषणा की थी, जिससे संबंधित अध्यादेश जारी किया जा चुका था। और उसी अध्यादेश से संबंधित जो विधेयक है आज लोकसभा में प्रस्तुत किए गए। ये है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम। दूसरा है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, यानी किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण, मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020। विपक्ष ने इन तीनों ही विधेयकों का जबरदस्त विरोध किया। उनका कहना था कि ये तीनों बिल जो देश के किसान हैं उनकी कमर को तोड़ देगा, जबकि सरकार का कहना है कि यह किसानों की स्थिति को मजबूत करने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए बहुत ही जरूरी सुधार है, जिससे कि देश के अंदर किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उनकी आय को बढ़ाया जा सके। इन तीनों विधेयकों के बारे में हम पिछले अपने वीडियो में चर्चा कर भी चुके हैं, और एक बार जब संसद में इसके ऊपर चर्चा शुरू होगी तो इसमें क्या क्या इसके खामियां हैं और क्या क्या इसके फायदे हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उनको अलग अलग, इन तीनों विधेयकों के ऊपर 3 अलग अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 तथा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020 को प्रस्तुत किया। बैंकिंग रेगुलेशन विधेयक में जो बैंकिंग रेगुलेशन का कानून है उसमें जो संशोधन विधेयक है, इस विधेयक के बाद से जितने कारपोरेटिव बैंक हैं, अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों में भारी संख्या में कोऑपरेटिव बैंक दिवालिया हुए हैं, जिससे लाखों की संख्या में जो उसमें जमा करता है उनकी पूंजी डूब गई। इसके बाद से यह सरकार से मांग की जा रही थी कि सरकार इन कोऑपरेटिव बैंकों के दिवालिया होने पे कोई लगाम लगाए, जिससे आम आदमी की गाढ़ी कमाई को बचाया जा सके। इस संशोधन के बाद से इस तरह के जितने कोऑपरेटिव बैंक हैं जो अपने नाम में बैंकिंग, बैंकर या बैंक उपयोग करते हैं, वह सब सामान्य बैंक की तरह, जो शेड्यूल बैंक जिसको कहा जाता है, उन बैंकों की तरह सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के देख रेख में आ जाएंगे। यानी उनका पूरा संचालन सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के देख रेख में होगा, जिससे जो लाखों आम नागरिक हैं जो उसमें अपना पैसा जमा करते हैं, उनकी गाढ़ी कमाई को बचाया जा सकेगा। इसके अलावा राज्यसभा से पारित किए गए 2 विधेयक, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी तथा नेशनल कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन, ये दोनों विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए गए और संक्षिप्त चर्चा के बाद आज लोकसभा में इन दोनों बिलों को पास भी कर दिया। इन दोनों विधेयकों को राज्यसभा पिछले सत्र में यानी बजट सत्र में पहले ही पास कर चुकी है। राज्यसभा में आज राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव था। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के कार्यकाल के खत्म हो जाने के कारण राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त हो गया था। आज एक बार फिर हरिवंश नारायण सिंह दूसरी बार
राज्यसभा के उपसभापति चुन लिए गए। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की तरफ से हरिवंश नारायण सिंह उम्मीदवार थे, जबकि विपक्ष ने राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ध्वनि मत से ही हरिवंश नारायण सिंह जी को राज्यसभा का सभापति निर्वाचित कर दिया गया। 2014 में पहली बार राज्यसभा के सांसद बने हरिवंश नारायण सिंह। जब पूर्व उपसभापति पीजे कुरियन का कार्यकाल खत्म हुआ तब वह उपसभापति निर्वाचित किए गए थे। आज एक बार फिर वह पूरे 6 साल के लिए राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित कर दिए गए। यह था आज के संसद की कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण। नमस्कार।